नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस की 50 प्रैक्टिस सीरीज में ये तीसरा पार्ट है जहां पे हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में दोनों मिला करके हमने लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और उसमें जो ट्रांसलेशन का लेवल था वो भी काफ़ी अच्छा था। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात ज़रूर फील हुई होगी। और इस वीडियो में भी जितने ट्रांसलेशन लिखे गए हैं ये सब अपने आप में मतलब बेहतर लेवल के हैं, ठीक ठाक हैं, जो टेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और आपको जब ये सॉल्व आप करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि टेंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आइए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कि क्या इस कंपनी के सभी कर्मचारी 4 वर्षों से एक नई तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, अगर टेंस की बात करें तो यहाँ दिया हुआ कर रहे हैं, ये होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है 4 वर्षों से और प्रेजेंट में ये काम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन, हैव बीन। आई होप कि आपको अभी तक चीज़ें याद हो गई होंगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सबसे पहले लगाएंगे हैव। ठीक, हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट, इस कंपनी के सभी कर्मचारी, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी। और यहाँ पे हम लगाएंगे बिन। बिन का प्रयोग होता है मेन वर्ब के पहले। तो जो मेन वर्ब है वो क्या है, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यूज कर रहे हैं, यूजिंग। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नई तकनीक, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे अ न्यू टेक्नोलॉजी और लास्ट में दिया हुआ है कि 4 वर्षों से। आप जानते हैं कि 4 वर्षों से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 4 तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। जबकि अगर ये नाम दिया होता उस वर्ष का तो हम वहाँ पे लगाते सिंस। तो यहाँ लिखेंगे फॉर 4 ईयर्स। ठीक, तो पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था वो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ खिलाड़ी यह मैच जीतने के लिए एक नई रणनीति जरूर अपनाएंगे। इसमें एक वर्ड है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, इन्हीं चीज़ों को हमें समझना होता है। जैसे कहा जाए जहाँ तक मैं जानता हूँ, या कहा जाए कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, या फिर कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनकी इंग्लिश आपको अलग से थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसकी इंग्लिश होती है एज फॉर एज, जहाँ तक आई नो, मैं जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ खिलाड़ी यह मैच जीतने के लिए एक नई रणनीति जरूर अपनाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, और अगर इसको सबसे पहले बनाया जाए तो सब्जेक्ट है आपका खिलाड़ी, द प्लेयर्स। और आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे विल। अपनाएंगे, अपनाएंगे मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से आजमाएंगे, ट्राई करेंगे, या हैव का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ लिखते हैं ट्राई। आजमाएंगे या अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, एक नई रणनीति, अ न्यू स्ट्रेटजी, अ न्यू स्ट्रेटजी, एक नई रणनीति अपनाएंगे। क्या करने के लिए, यह मैच जीतने के लिए। आप देख पा रहे हैं जो जीतना वर्ब है उस सेंटेंस में एक दूसरा वर्ब है, एक है अपनाना, एक है जीतना। तो जब भी हम दूसरा वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू। टू विन, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए, यह मैच, दिस मैच। बहुत ईजी है। तो दूसरा ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें बस ये वाला पोर्शन आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कहा जाए जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो। अगला है कि क्या तुम्हें बिना किसी औजार के यह बाइक ठीक करने आता है। इसका मतलब है क्या तुम जानते हो कि बिना किसी औजार के यह बाइक ठीक कैसे की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है, आप जानते हैं डू या डज लगता है सबसे पहले, तो आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम्हें यानी डू यू। और यहाँ लिखेंगे नो, डू यू नो, यानी क्या तुम्हें आता है। क्या आता है, बाइक ठीक करना, यानी क्या तुम्हें पता है कि बाइक ठीक कैसे की जाती है। इसको ऐसे बनाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल में समझा देता हूँ।
जैसे कहा जाए कि क्या तुम्हें पतंग उड़ाने आता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट। या कहा जाए कि क्या तुम्हें लिखने आता है, पत्र लिखने आता है, तो कैसे बोलेंगे डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर। उसी तरह इसको भी बनाएंगे डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें आता है बाइक ठीक कैसे करते हैं, यानी हाउ टू रिपेयर, ठीक करने का मतलब है मरम्मत करना। हाउ टू रिपेयर, क्या बाइक ठीक करना है, यह बाइक। डू यू नो हाउ टू रिपेयर दिस बाइक, बाइक। और कह रहा है कि बिना किसी औजार के, विदाउट, बिना की इंग्लिश होती है विदाउट एनी टूल, टूल मतलब औजार, आप इसकी जगह पे इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रोहन का छोटा भाई प्रतिदिन अपना पाठ याद करने की कोशिश करता है ताकि वह आने वाली परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। ये सेंटेंस देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी लगे, लेकिन है बहुत आसान। इसको हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के नीचे, यहाँ जगह थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं। पहले ऐसे समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। रोहन का छोटा भाई प्रतिदिन अपना पाठ याद करने की कोशिश करता है। मान लीजिए ट्रांसलेशन केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया रहता है तो ये बहुत आसान होता और आप आराम से इस चीज़ को बना लेते, लेकिन इस सेंटेंस में एक दूसरा है कि वह आने वाली परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस से कंजक्शन से जुड़े हुए हैं ताकि से, जिसकी इंग्लिश होती है सो दैट। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है सके। आप जानते हैं कि ये जो है एक मॉडल वर्ब है, मतलब यहाँ पर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम प्रयोग करेंगे कैन का, सकने की अंग्रेजी। फिलहाल इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है रोहन का छोटा भाई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन का छोटा भाई यानी रोहन्स यंगर ब्रदर आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक। रोहन्स यंगर ब्रदर, रोहन का छोटा भाई कोशिश करता है। एक वर्ब है कोशिश करना, एक है याद करना, दो दो वर्ब हैं। रूल क्या बताया था कि जो काम पहले हो रहा है उसको बिल्कुल ट्रांसलेशन के नियम से, टेंस के नियम से, और जो दूसरा वर्ब है उसको टू के साथ। रोहन्स यंगर ब्रदर प्रयास करता है, यहाँ लिखेंगे ट्राई और इसमें ES लगाएंगे, IES, ट्राइज, प्रयास करता है। तो दिमाग में आएगा क्या कोशिश करता है, क्या प्रयास करता है, याद करने की। दूसरा वर्ब है तो लिखेंगे टू लर्न, क्या याद करने की कोशिश करता है, अपना पाठ, हिज लेसन, और यहाँ लिखेंगे डेली। एक ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो ताकि वर्ड है, जो कंजक्शन है, इसकी इंग्लिश होती है सो दैट। तो यहाँ लिखेंगे सो दैट, और आगे सेंटेंस है वह आने वाली परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही यानी वह पा सके, गेन, और इसके पहले लगाते हैं कैन, ही कैन गेन, वह प्राप्त कर सके, क्या प्राप्त कर सके, अधिकतम अंक, द मैक्सिमम मार्क, द मैक्सिमम मार्क्स। और कह रहा है आने वाली परीक्षा में, इन, दिख रहा है यहाँ पे, इन अपकमिंग एग्जाम। देखिए आराम से ट्रांसलेट हो गया। सेंटेंस केवल आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप टेक्निक सीख जाएंगे, जब आपको एक बार टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा दिया हो, आराम से उसको तोड़ तोड़ के सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सीखते रहेंगे तभी आपको लगेगा कि आपका जो किस्मत है वो साथ दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं और चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, थोड़ा उसको समय देंगे बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम इन कठिन प्रश्नों को हल कैसे करते हो। यहाँ भी देखिए दो सेंटेंस है, एक है मैं यह जानना चाहता हूँ और दूसरा है तुम इन कठिन प्रश्नों को हल कैसे करते हो। आइए इसको समझते हैं और इसको कैसे बनाएंगे। इसमें भी एक हल्का सा टेक्निक है जो अधिकतर लोग ट्रांसलेशन करते समय गलती कर देते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। पहले बनाते हैं कि मैं यह जानना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बहुत सिंपल है, ये सभी लोग इतना जानते हैं। आई वॉन्ट टू
नो, आई वॉन्ट टू नो दिस, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं यह जानना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए दिया कि तुम इन कठिन प्रश्नों को हल कैसे करते हो। अब यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या होती है कि कई लोग की अंग्रेजी यहीं पे दैट लगा देंगे, जबकि हमें दैट नहीं लगाना है। ये आगे का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे कैसे, ये वाला, इसकी इंग्लिश होती है हाउ, और इसी को हम प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, और बाकी जो सेंटेंस बच जाता है उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे दैट नहीं लगाना है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं इंटेरोगेटिव है। तो कैसे को हम कंजक्शन बनाएंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे हाउ। अब ये हो गया मैं जानना चाहता हूं कि कैसे। अब ये सेंटेंस है तुम इन प्रश्नों को हल करते हो, ये अफर्मेटिव की तरह काम करने लगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हाउ यू हल करते हो, सॉल्व इन प्रश्नों को, इन कठिन प्रश्नों को, दिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, यह दिस मतलब यह, मैं यह जानना चाहता हूँ। हाउ मतलब कैसे, तुम हल करते हो उन कठिन प्रश्नों को, ऐसे बनाएंगे। की इंग्लिश यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से भारतीय जवानों ने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। ध्यान से अगर देखेंगे, जान गंवाई है, खाई है, गई है, मतलब कोई काम प्रेजेंट में पूरा हुआ है। तो ये टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, और जब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है बहुत से भारतीय जवानों ने, तो लिखेंगे मेनी इंडियन, जवान मतलब सिपाही, सोल्जर्स, मेनी इंडियन सोल्जर्स, बहुत से भारतीय जवानों ने क्या की है, जान गंवाई है। तो यहाँ लिखेंगे हैव, और यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइड, जान गंवाई है, ठीक, बलिदान दिया है, जान गंवाई है, यानी सेक्रीफाइड हिज लाइफ्स, लाइफ का प्लूरल है ये, लाइफ्स, अपनी जान गंवाई है, क्या करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। दूसरा वर्ब है, देखिए एक तो जान गंवाना, एक वर्ब है बचाना। पहले हमने एकदम रूल के हिसाब से लिख लिया है, तो जो दूसरा वर्ब बचता है उसको लिखेंगे टू के साथ, टू, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट देयर मतलब अपने, और यहाँ लिखेंगे कंट्री, अपने देश को बचाने के लिए। आई होप कि ये बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल से आने के बाद हमने अपना पोस्टर रंगने के लिए उसे बुलाया। यहाँ देख पा रहे लिखा है स्कूल से आने के बाद, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट है हमने, क्योंकि जो स्कूल से आएंगे वही आगे का काम भी करेंगे। इसको जब आप बनाएंगे और टेंस को अगर ध्यान दें तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें एक कंजक्शन है आफ्टर, बाद। इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो काम होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ कि हमने अपना पोस्टर रंगने के लिए उसे बुलाया स्कूल से आ चुकने के बाद। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले बना लेंगे, हमने अपना पोस्टर रंगने के लिए उसे बुलाया। ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह काम करेगा, ये हमने से लेकर के और बुलाया तक। वी कॉल्ड हिम, इसकी जगह आप चाहें तो इनवाइटेड भी लिख सकते हैं। वी कॉल्ड हिम, हमने उसे बुलाया, क्या करने के लिए, पोस्टर रंगने के लिए। टू कलर द पोस्टर, कलर मतलब रंगना, टू कलर द पोस्टर स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर वी हैड कम, या इसकी जगह पे लिख सकते हैं रिटर्न, RETURNED, रिटर्न थर्ड फॉर्म में। वी हैड रिटर्न, कहाँ से लौट चुके थे हम, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि क्या नवनिर्वाचित सरकार देश की भलाई के लिए नई योजनाएं शुरू करने की कोशिश कर रही होगी। ट्रांसलेशन देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और इसमें दो वर्ब हैं। एक है आपका कोशिश करना,
और एक क्या है, शुरू करना। आप रूल अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, यानी सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को भी मैं नीचे लिख देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं पहले। 8 छूट गया है, 8 को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा है कि जंगल में एक भूखा शेर 4 दिनों से एक ताजे मोटे हिरन की तलाश में अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा था। देखने में सेंटेंस जो है काफ़ी लॉन्ग लग रहा है और हो सकता है कि आपको एक डर लग जाए कि सेंटेंस कैसे हल होगा, लेकिन है ये बहुत आसान। भटक रहा था, जा रहा था, खा रहा था, कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसको आइए बनाते हैं, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जंगल में एक भूखा शेर, सब्जेक्ट है आपका एक भूखा शेर, और कह रहा है कि 4 दिनों से एक ताजे मोटे हिरन की तलाश में। देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है, अगर ये समय दिया हुआ है तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हैड बीन हम लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एक भूखा शेर, अ हंग्री लायन, एक भूखा शेर, और क्या कर रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। भटकने की इंग्लिश क्या होती है, वॉन्डरिंग, और ये पास्ट परफेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हैड बीन। हैड बीन हो गया, उसके बाद यहाँ लगाएंगे वॉन्डरिंग, और कह रहा है कि यहाँ वहाँ भटक रहा था। यहाँ वहाँ की इंग्लिश पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भटक रहा था। अब दिमाग में आएगा कि क्यों भटक रहा था, तो क्यों भटक रहा था, तलाश में। किस चीज़ की तलाश में, एक मोटे ताजे हिरन की। इन, यहाँ पे देखते हैं एक बार, इन सर्च ऑफ अ प्लम्प डियर। प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे, और डियर का मतलब होता है हिरन, यानी मोटे ताजे हिरन की तलाश में भटक रहा था। ठीक, और कह रहा है कि अपने परिवार के साथ, तो यहाँ लिख लेते हैं विथ इट्स फैमिली, अपने परिवार के साथ। और ये भटक रहा था कहाँ पे, जंगल में। ठीक, बाकी कुछ तो छूटा नहीं है, जंगल में। इन द फॉरेस्ट। ठीक, अब यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक ना, 1 मिनट रुक जाइएगा आप। इन द फॉरेस्ट, जंगल में भटक रहा था अपने परिवार के साथ, विथ, अच्छा उधर हो गया, अपने परिवार के साथ जंगल में भटक रहा था। इसमें छूटा हुआ है 4 दिनों से। आप जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी, फॉर 4 डेज। फिर से समझ लेते हैं, अ हंग्री लायन, एक भूखा शेर, हैड बिन वॉन्डरिंग, भटक रहा था, हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ, इन सर्च ऑफ अ प्लम्प डियर, एक मोटे ताजे हिरन की तलाश में, विथ इट्स फैमिली, अपने परिवार के साथ, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, फॉर 4 डेज यानी 4 दिनों से। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको और स्पष्ट दिख भी रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दिया कि क्या नवनिर्वाचित सरकार देश की भलाई के लिए एक नई योजना शुरू करने की कोशिश कर रही होगी। इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। तो क्या नवनिर्वाचित सरकार, और लास्ट में दिया हुआ कि रही होगी, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, यही इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट कर देता हूँ, कुछ ऊपर लिख दूंगा कुछ नीचे। तो लिखा है कि क्या से स्टार्ट है ये सेंटेंस, इंटेरोगेटिव है, यानी सबसे पहले आपको क्या लगाना है, विल या शैल में से विल लगाएंगे, विल, और विल लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। नवनिर्वाचित सरकार, नवनिर्वाचित का मतलब होता है न्यूली इलेक्टेड, नवनिर्वाचित, विल न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब नीचे लिखते हैं इसको, क्या हुआ, विल न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, या क्या नवनिर्वाचित सरकार, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कोशिश कर रही होगी। ठीक, अगर ये आपका सब्जेक्ट हो गया तो आप जानते हैं इसमें बी आता है, तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाएंगे, बी।
कोशिश करने का होता है ट्राइंग, कोशिश कर रही होगी। क्या कोशिश कर रही होगी? शुरू करने की, टू लॉन्च या टू स्टार्ट भी लिख सकते हैं। शुरू करने की नई योजनाएं, न्यू प्लान्स, नई योजनाएं। और किस चीज़ के लिए? देश की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि सरकार नई योजनाएं बना रही है नहीं बना रही है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि चुनाव में जब एक बार आप अपना मतदान कर देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें किस्मत के भरोसे हो जाती हैं, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और इसी बात पर दो लाइनें हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर के समंदर के हो गए, और खुशबू मेरे हाथों को छू कर के निकल गई, हम सबको फूल बांट कर भी पत्थर के हो गए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिलहाल अपने ट्रांसलेशन पर वापस लौटते हैं। पढ़ाई लिखाई के बीच थोड़ा बहुत हंसी मजाक ये सब चलना चाहिए ताकि दिमाग एकदम रिफ्रेश रहे, ताज़ा रहे। वैसे ट्रांसलेशन जो है एक अलग सा हेडेक बना रहता है बच्चों के दिमाग में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह के ट्रांसलेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग का जो लेवल है, यानी ट्रांसलेशन का जो आपका स्तर है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है और आप अच्छे से सीख सकते हैं। बस एक बार ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अपना नया घर बनाने के लिए तुमने बैंक से यह कर्ज क्यों लिया है? ये जो टेंस है, क्यों लिया है, क्यों खाया है, यानी किसी काम के पूरा होने की बात हो रही है। इसका मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो सबसे पहले दिया है कि अपना घर बनाने के लिए तुमने बैंक से यह कर्ज क्यों लिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड है क्यों, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है या कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसको लिखा जाएगा वाई, और वाई लिखने के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो तुमने सब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस में स्टार्ट होने वाले पूरे शब्दों को या एक या दो शब्द को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। लेकिन हमें ढूंढना ये कि काम कर कौन रहा है, तुमने, ये आपका सब्जेक्ट है, ना कि यहाँ पर कहीं सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो तुमने की इंग्लिश यू होती है तो हैव लगेगा यहाँ पे। वाई हैव यू लिया है, टेकन, वाई हैव यू टेकन यह कर्ज, दिस लोन, LOAN, लोन। कहाँ से लिया है? बैंक से, फ्रॉम बैंक। अब दिमाग में आएगा कि कर्ज तो तुमने ले लिया है, बट क्यों लिया है? क्यों लिया है? अपना नया घर बनाने के लिए। देख पा रहे हैं एक वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया, टेकन, और यहाँ पे दूसरा वर्ब है बनाना। यहाँ बनाने की इंग्लिश हो जाएगी बिल्ड, टू बिल्ड, टू बिल्ड, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अपना नया घर। अब यहाँ पर अब देखिए आपका सब्जेक्ट यू है तो अपनी की इंग्लिश योर। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आती होगी कि कब अपनी की इंग्लिश बदलती रहती है। योर न्यू हाउस, जैसे सब्जेक्ट आपका ही रहता है तो अपनी की इंग्लिश हिज हो जाती है, सी रहता है तो हर हो जाता है। तो आई होप कि ये सब आपको आता होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि भविष्य का भय हमारे वर्तमान के सुख को नष्ट कर देता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ठीक। और ये बात में एकदम पूर्णतः सच्चाई है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, कुछ लाभ उससे भी नहीं होता है। कभी कभी हम भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, केवल चिंतित होते हैं। बात पर ध्यान दीजिएगा, केवल चिंतित होते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो लोग केवल चिंता करते हैं, अगर चिंतन करते हो तो उनको समझ में आता है कि भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है। मैं जहाँ तक इस बात को अपने जीवन में अनुभव करता हूँ कि लोगों के पास समस्या है, ये समस्या नहीं है, ठीक। लोगों के पास केवल समस्या है, ये समस्या है। कहने का मतलब है कि उनका ध्यान केवल समस्या पर है, जबकि वो जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी बाधा आ रही है तो उसका एक उपाय होगा ही, एक सॉल्यूशन होगा ही। आप वहाँ ना काम करके आप केवल समस्या को लेकर के बैठ जाते हैं और बार बार उस चीज़ को जब अपने लाइफ में रिपीट करते हैं तो आप फील करते हैं कि वो समस्या अपने आप बड़ी होती जा रही है। मतलब बार बार रिपीट करने का मतलब ऐसा है कि समस्या के पौधे को पानी देना, ठीक। तो किसी भी समस्या को बार बार रिपीट करने से बढ़िया है कि उस समस्या का समाधान ढूंढा जाए और उसको बार बार रिपीट किया जाए, समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद क्या है? वर्तमान में जीना। लेकिन लोगों को आजकल ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई वर्तमान में जी भी नहीं रहा है। हर किसी को अपना वर्तमान बिल्कुल जो है बेकार महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं।
हो सकता है कि इस बात में भी सच्चाई हो, लेकिन अगर आप केवल चिंता करेंगे, चाहे पास्ट को लेकर हो या फ्यूचर के लेकर हो, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन पे ध्यान देंगे, आपको सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और यहाँ लिखा है कि भविष्य का भय हमारे वर्तमान के सुख को नष्ट कर देता है। जनरली हम ये अगर ध्यान दें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और इस तरह के ट्रांसलेशन हमें ना स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना बाकी कोई टीचर आपको जल्दी सिखाता है, क्योंकि वो लोग बस उसी पटकाए हुए हैं आपको कि राम घर जाता है, व्यायाम खाता है, चिड़िया आकाश मूर्ति है, यहीं पर हम लोग बस सुलझ के रह जाते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे डील करेंगे। लिखा कि भविष्य का भय हमारे वर्तमान के सुख को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट करता है? भविष्य का भय, यानी यही काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे। भविष्य का भय, द फियर ऑफ भविष्य, फ्यूचर, द फियर ऑफ फ्यूचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जानते हैं सब्जेक्ट जब लिख देते हैं तो हम एक वर्ब लिखते हैं। नष्ट कर देता है, नष्ट मतलब खत्म करना, वैनिश, रुइन, कुछ भी लगा सकते हैं। वैनिश लिख देते हैं और इसमें येस जोड़ देते हैं। इसी जगह पे आप चाहे तो डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, डिमोलिश लिख सकते हैं, बहुत से वर्ड होते हैं। क्या नष्ट कर देता है? वर्तमान के सुख को, सुख, द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट। तो कह रहा है कि भविष्य का भय हमारे वर्तमान के सुख को नष्ट कर देता है। द फियर ऑफ फ्यूचर वैनिसेज द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट। इसमें एक वर्ड छूटा है हमारे, तो प्रेजेंट के पहले आवर लगा लेंगे, ऑफ आवर प्रेजेंट, बस। आई होप कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ता है बल्कि नई कविताएं लिखने की कोशिश भी करता है। इसमें देख पा रहे हैं केवल नहीं और यहाँ पे बल्कि भी का प्रयोग है। इसके लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। इस ट्रांसलेशन को यहीं बगल में लिख लेते हैं। लिखा है कि वह केवल किताबें नहीं पढ़ता है बल्कि नई कविताएं लिखने की कोशिश भी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले वह यानी ही, और यहाँ देख पा रहे हैं जो पढ़ना वर्ड है इसी के पहले लगा है नहीं, ही नहीं, यानी इसको हम बनाएंगे नॉट ओनली से। ही नॉट ओनली पढ़ता है, रीड्स बुक। ही नॉट ओनली रीड्स बुक, इसका मतलब है वो केवल किताबें नहीं पढ़ता है बल्कि, बट आल्सो, फिर वर्ब पे ध्यान देंगे, क्या करता है वो? कोशिश भी करता है, यानी इसको लिखेंगे ट्राई। और चूंकि आपका सब्जेक्ट अभी भी ही है इसीलिए इसको लिखेंगे ट्राइज। मैं यहाँ हो जाता हूँ। ही नॉट ओनली रीड्स बुक्स, वह केवल किताबें नहीं पढ़ता बट आल्सो ट्राइज, बल्कि प्रयास भी करता है, क्या करने की? लिखने की। दूसरा वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो लिखेंगे टू राइट। अच्छा, यहाँ लिखना कविता है ना, तो राइट नहीं लिखेंगे, कंपोज। टू कंपोज नई कविताएं, न्यू पोएम्स। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक, चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग जो है वो करना होता है। इस चीज़ को बहुत डिटेल में सीखना हो तो मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि या तो तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने मेरी नई शर्ट खराब की है, कोई काम कर दिया है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट है ये। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वाला चीज़ कि या तो तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने, यही दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आइदर और का। सबसे पहले लगाएंगे आइदर, इसका मतलब होता है या तो तुमने, आइदर यू, कह रहा कि या और तुम्हारे दोस्तों ने, योर फ्रेंड्स। आइदर यू या तो तुमने और योर फ्रेंड्स या तुम्हारे दोस्तों ने आइदर और का प्रयोग करते हैं। कह रहा कि मेरी शर्ट खराब की है, यानी हैव, खराब करने की इंग्लिश है स्पॉइल्ड, और क्या खराब की है? माई शर्ट। बस हो गया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें खाली आइदर और को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि जो ही मैंने उससे चोरी के बारे में पूछा उसने रोना शुरू कर दिया। पहले इतना सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में। कह रहे कि जो ही, इसकी इंग्लिश होती है एज सुन एज, एज सून एज। कह रहा मैंने उससे चोरी के बारे में पूछा, आई आस्क्ड हिम
अबाउट द थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी। एज सुन एज आई आस्क्ड हिम अबाउट द थेफ्ट, जैसे मैंने उसे चोरी के बारे में पूछा उसने रोना शुरू कर दिया। मतलब ही, कुछ शुरू करना, यानी स्टार्टेड, पास्ट इनफिनिट टेंस। ही स्टार्टेड, क्या शुरू किया उसने? रोना। देख पा रहे एक बार शुरू करना, एक है रोना, एक आप लिख चुके हैं रोने की इंग्लिश टू के साथ। ही स्टार्टेड, आप यहाँ पे टू भी लिख लीजिए या एक जिरंड होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आईएनजी के साथ। ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कि राजू ने रमेश से ये पूछा कि रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। ये ट्रांसलेशन बहुत आसान लग रहा है और मैं इसको एक बार थोड़ा सा मतलब और क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। राजू ने रमेश से पूछा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पास्ट इनफिनिट है और यहाँ दिया है कि रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। ये आपका देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है। आई होप कि इतना ट्रांसलेशन तो आप बना ही लेंगे, ठीक, क्योंकि जिस लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनको देख करके ये कुछ नहीं है, मतलब एकदम समझिए कि बच्चों का खेल है, बहुत ईजी है। तो आई होप कि ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है, राजू ने रमेश से पूछा कि रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, आप इसको ज़रूर बना सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी रीऑर्डरिंग की, उसमें जो सही आंसर दिया था उस बच्चे का नाम है विशाल, लगभग हमेशा वो आंसर देता रहता है, काफ़ी कंटिन्यू है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप कि जो भी चीज़ें ट्रांसलेशन यहाँ पे हुई हैं वो आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।